जीवित देवी कुमारी परंपरा का अनावरण। हिमालय में बसा नेपाल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। कुमारी परंपरा नेपाल की आध्यात्मिकता और दिव्य स्त्रीत्व के प्रति श्रद्धा का प्रमाण है। एक छोटी बच्ची की कल्पना कीजिए, शानदार पोशाक में सजी, माथे पर चटक लाल टीका लगाए। वह कुमारी हैं, एक जीवित देवी जिनकी हिंदू और बौद्ध दोनों ही पूजा करते हैं। कुमारी परंपरा इस विश्वास पर केंद्रित है कि एक युवा लड़की देवी तलेजू का अवतार होती है। इस जीवित देवी को राष्ट्र के लिए शक्ति और सुरक्षा का स्रोत माना जाता है। मल्लकाल की कहानियां, तलेजू की कथा। कुमारी की कहानी मल्ल राजवंश के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जिन्होंने सदियों तक काठमांडू घाटी पर शासन किया। किंवदंती है कि राजा जयप्रकाश मल्ल के शासनकाल के दौरान हिंदू देवी दुर्गा का एक रूप देवी तलेजू हर रात एक युवा लड़की के रूप में राजा के पास आती थी। वे पासा खेलते थे और देवी राजा को राज्य के मामलों पर सलाह देती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात राजा वासना से मग्न होकर देवी के प्रति अनुचित व्यवहार किया। क्रोधित होकर तलेजू फिर कभी मानव रूप में न लौटने की कसम खाकर अंतर्धान हो गई। हालांकि उन्होंने शाक्य कुल की एक युवा लड़की के शरीर में निवास करने का वादा किया, जिससे राज्य पर उनकी निरंतर उपस्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित हुई। जैसा कि हम जानते हैं, यहीं से कुमारी परंपरा की शुरुआत हुई। पछतावे से भरे मल्ल राजाओं ने उस युवा लड़की की तलाश शुरू की जो तलेजू की आत्मा का अवतार होगी। उन्होंने चुनी हुई लड़की की पहचान करने के लिए विशिष्ट मानदंड और अनुष्ठान स्थापित किए, जिससे उसकी पवित्रता और दिव्य संबंध सुनिश्चित हो सके। जयप्रकाश मल्ल और तलेजू की कहानी दिव्य के साथ व्यवहार करते समय सम्मान और पवित्रता के महत्व की एक शिक्षाप्रद याद दिलाती है। ये तलेजू के प्रति मल्ल राजाओं की गहरी भक्ति और राजा के अपराध के बाद उन्हें प्रसन्न करने के उनके प्रयासों पर प्रकाश डालती है। कुमारी घर एक पवित्र निवास। काठमांडू के हुस्त बस्टल दरबार स्क्वायर के बीचों बीच जटिल नक्काशीदार लकड़ी की खिड़कियों और बालकनियों वाली एक शानदार 3 मंजिला इमारत है। यह कुमारी घर है, जीवित देवी का पवित्र निवास। राजा जगत जय मल्ल द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित कुमारी घर केवल एक निवास स्थान नहीं है, यह एक अभयारण्य, एक मंदिर और कुमारी की पूजनीय स्थिति का प्रतीक है। कुमारी घर अपने आंगन और अंदरूनी कक्षों के साथ कुमारी के लिए एक शांत और एकांत वातावरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इमारत की वास्तुकला पारंपरिक नेवारी शिल्प कौशल को दर्शाती है, जिसमें लाल ईंट का मुखौटा, नक्काशीदार लकड़ी के खंभे और अलंकृत धातु का काम है। कुमारी घर का हर विवरण अलंकृत दरवाजों से लेकर गुप्त आंगनों तक प्रतीकात्मकता में डूबा हुआ है। इमारत को ही पवित्र माना जाता है और केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही, जिनमें कुमारी की देखभाल करने वाले और पुजारी शामिल हैं, को प्रवेश की अनुमति है। कुमारी घर कुमारी परंपरा की स्थायी विरासत का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां पवित्र और लौकिक आपस में मिलते हैं और जहां जीवित देवी के रूप में चुनी गई एक युवा लड़की रहती है, जो एक राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। चुनी हुई जीवित देवी के लिए एक कठोर खोज। कुमारी के चयन की प्रक्रिया बहुत सावधानीपूर्वक होती है, जो प्राचीन रीति रिवाजों और मान्यताओं में डूबी हुई है। जब वर्तमान कुमारी यौवन तक पहुंचती है, तो उसके उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो जाती है। पुजारियों, ज्योतिषियों और बुजुर्गों की एक परिषद संभावित उम्मीदवारों का आकलन करती है। उम्मीदवारों में 32 शारीरिक गुण होने चाहिए, जिन्हें 32 लक्षण कहा जाता है। इनमें बेदाग त्वचा, शेर जैसी छाती और हिरण जैसी जांघें शामिल हैं। देवी तलेजू के दिव्य गुणों को दर्शाता है। उनका साहस, शांति और आध्यात्मिक दृढ़ता के लिए परीक्षण किया जाता है। एक परीक्षा में तेल के लैंप से रोशन कटे हुए सिरों के साथ अकेले रात बिताना शामिल है। जो लड़की उत्तीर्ण होती है, उसे एक विशेष समारोह में नई कुमारी के रूप में स्थापित किया जाता है। भाग 5, एक दिन का जीवन। कुमारी की दुनिया। कुमारी के रूप में चुने जाने के बाद एक युवा लड़की का जीवन नाटकीय रूप से बदल जाता है। वह अपने परिवार को पीछे छोड़कर कुमारी घर में प्रवेश करती है, जो उसका नया घर है, जहां वह एकांत और अनुष्ठान का जीवन जीती है। उसके दिन सख्ती से संरचित होते हैं। धार्मिक समारोहों, भक्तों के प्रसाद और गणमान्य व्यक्तियों के दर्शकों से भरे होते हैं। कुमारी की हर जरूरत का ध्यान उसके देखभाल करने वाले रखते हैं, जो उसकी आराम और भलाई सुनिश्चित करते हैं। उसकी शिक्षा कुमारी घर की सीमा के भीतर ही दी जाती है और उसे त्योहारों या विशेष अवसरों के अलावा बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं है।
बाहरी दुनिया से उसका संपर्क कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित है, जिसमें उसका परिवार, पुजारी और करीबी विश्वास पात्र शामिल हैं। प्रतिबंधों के बावजूद कुमारी के साथ अत्यंत सम्मान और श्रद्धा का व्यवहार किया जाता है। उसके पैरों को कभी भी जमीन को छूने नहीं दिया जाता है और उसे हर जगह पालकी में ले जाया जाता है। उसकी हर इच्छा एक आदेश है और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उसका आशीर्वाद लेते हैं, ये मानते हुए कि उसका स्पर्श सौभाग्य ला सकता है और बुराई को दूर भगा सकता है। कुमारी का जीवन हालांकि विशेषाधिकार प्राप्त है, त्याग और समर्पण का जीवन है। उसे दिव्य और मानव के बीच एक जीवित सेतु माना जाता है और उसकी भूमिका राष्ट्र और उसके लोगों को आशीर्वाद देना है। भाग 6 त्योहार और उत्सव। कुमारी की दिव्य उपस्थिति। कुमारी नेपाल के कई धार्मिक त्योहारों में, खासकर काठमांडू घाटी में मनाए जाने वाले त्योहारों में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। उसकी उपस्थिति केवल प्रतीकात्मक नहीं है, माना जाता है कि यह इन त्योहारों के सफल समापन और राष्ट्र के कल्याण के लिए आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक इंद्र जात्रा है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं के राजा इंद्र को समर्पित एक जीवंत रथ यात्रा है। इस त्योहार के दौरान कुमारी को काठमांडू की सड़कों पर एक भव्य रथ यात्रा पर ले जाया जाता है, जहां हजारों भक्त जीवित देवी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा होते हैं। एक और महत्वपूर्ण त्योहार दशहरा है, जो हिंदू कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। दशहरा के दौरान कुमारी नेपाल के राजा, जो अब राष्ट्रपति हैं, और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को आशीर्वाद देती हैं, जो एक रक्षक और सौभाग्य प्रदान करने वाली के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। इन त्योहारों के दौरान कुमारी का प्रकट होना केवल रंगीन तमाशा नहीं है, नेपाली लोगों के लिए ये गहन आध्यात्मिक घटनाएं हैं। माना जाता है कि उनकी उपस्थिति समृद्धि लाती है, दुर्भाग्य को दूर करती है और दिव्य और मानव के बीच संबंध को फिर से पुष्ट करती है। भाग 7 देवत्व से परे। कुमारी होने के बाद का जीवन। कुमारी का कार्यकाल आमतौर पर तब समाप्त होता है जब वह यौवन तक पहुंच जाती है, जो महिलापन में उसके संक्रमण का प्रतीक है। इस संक्रमण को एक स्वाभाविक प्रगति के रूप में देखा जाता है और पूर्व कुमारी एक सामान्य जीवन में लौट आती है, यद्यपि वह हमेशा के लिए अपने असाधारण अनुभव से आकार ले लेती है। एक बार जब कोई कुमारी सेवानिवृत्त हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो जाती है। वह शादी करने और सामान्य जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि कि पूर्व कुमारियों को लेकर अभी भी कुछ सामाजिक कलंक और गलतफहमियां हैं। हाल के वर्षों में इन पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देने और पूर्व कुमारियों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक एकीकरण के अधिक अवसर प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। नेपाल का कुमारी संघ जैसे संगठन पूर्व कुमारियों को सशक्त बनाने और उनकी दिव्य भूमिका से परे एक पूर्ण जीवन में संक्रमण करने में मदद करने की दिशा में काम करते हैं। पूर्व कुमारियों का जीवन परंपरा और आधुनिकता की जटिलताओं पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। वे समाज में पूर्ण एकीकृत होने की चुनौतियों का सामना करती हैं, जीवित देवी के रूप में अपने समय के दौरान सीखी गई यादों और सबक को संजोते हुए अपनी दिव्य आभा को त्याग देती हैं। भाग 8 एक स्थायी विरासत। कुमारी परंपरा आज। आधुनिक समय में आलोचनाओं और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद कुमारी परंपरा नेपाली संस्कृति और पहचान का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। ये देश के समृद्ध इतिहास, धार्मिक समन्वयवाद और दिव्य स्त्रीत्व की स्थायी आस्था का प्रमाण है। जबकि कुछ लोग युवा लड़कियों को इतनी मांगलिक और प्रतिबंधात्मक परंपरा में शामिल करने के अभ्यास पर सवाल उठाते हैं, दूसरे तर्क देते हैं कि यह पीढ़ियों से चली आ रही एक पवित्र कर्तव्य है, जो लड़कियों और उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली देवी दोनों का सम्मान करता है। कोई इसे एक पुरातन प्रथा माने या आस्था की एक जीवंत अभिव्यक्ति, कुमारी परंपरा दुनिया भर के लोगों को आकर्षित और मोहित करती रहती है। यह एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करती है जहां प्राचीन मान्यताएं आधुनिक वास्तविकताओं के साथ मिलकर रहती हैं और जहां एक युवा लड़की आशा, भक्ति और नेपाल की स्थायी भावना का प्रतीक बन जाती है। कुमारी परंपरा अपने अनुष्ठानों, मान्यताओं और विवादों के साथ मानव संस्कृतियों की विविधता और जटिलता की याद दिलाती है। यह एक ऐसी परंपरा है जो विकसित होती रहती है, विश्वास, परंपरा और समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में बातचीत को जन्म देती है।